हेलो फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र कुमार मिश्रा। वेलकम टू मिश्रा एजुकेशन पॉइंट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप इतना वीडियो जब बना ही दिए तो रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर भी आप बना दीजिए। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि रेसिडेंशियल को भी इंडिविजुअल का, या फिर वो इंडियन हो या फिर इंडिया के बाहर हो, कैसे हम लोग उसका रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही हम वीडियो आप लोग तक पहुँचते रहे तो बस सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपना फ्रेंड तक शेयर करना है। थैंक यू सो मच। मिश्रा एजुकेशन पॉइंट आप सभी लोगों को बधाई दे रही है कि आप लोग अभी तक स्वस्थ हैं और इस ठंड में, कड़कती ठंड में भी आप लोग पढ़ाई मन लगा के कर रहे हैं। हम लोग इस वीडियो में रेसिडेंशियल स्टेटस, जो कि टैक्स का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और ईजीएस्ट चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोगों को सबसे पहले जो लोग बीकॉम कर रहे हैं उन लोगों को टैक्स में ये आ जाता है। फिर आपका सीए, सीएस, सीएमए, इससे रिलेटेड और भी जितने सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं उसके इंटर में ये रेजिडेंशियल स्टेटस 5 to 6 मार्क्स का तो एवरी ईयर आता ही है, एवरी अटेम्प्ट में। और कभी कभी 10 मार्क्स का भी आ जाता है, एमसीक्यू वगैरह सब ऐड करके। इसको हम लोगों को ध्यान से समझना है। और ये एक ऐसा चैप्टर है, बोल सकते हैं हम, कि फ्री में मार्क्स दिलाता है। फ्री इन द सेंस कि अगर आप थोड़ा सा बारीकी से अपना इंटेलिजेंस थोड़ा सा अप्लाई करें, थोड़ा सा चालाकी से इसको देखें, तो आप इसको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे रेसिडेंशियल स्टेटस का। इसीलिए इसको ध्यान से भी देखना है, हो जाएगा। इसको देखने से आपका ये वीडियो देखने से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस का हम लोग देखेंगे। ये पूरा सेक्शन 6 के ऊपर 90% बेस्ड है। उसके बाद सेक्शन 5, सेक्शन 9 भी थोड़ा बहुत है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले सेक्शन 6 देखते हैं कि कैसे कोई इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, कंपनी का, फर्म का, सोसाइटी का रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग कैसे पता करते हैं। इसमें हम लोगों को नॉर्मली देखना पड़ता है कि किसकी कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा, डिपेंड अपॉन द रेसिडेंस ऑफ दैट पर्सन। इन सेक्शन 6 में हम लोगों को क्या देखना है इस चैप्टर में? डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, कंपनी का, फर्म का और ऐसा एटसेट्रा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोई इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम लोग कोई भी इंडिविजुअल को इंडिया का रेसिडेंस कैसे मानेंगे? रेसिडेंट इन इंडिया। एन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही और सी सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन। अगर ये इन दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर लेता है तो रेसिडेंट बन जाएगा। क्या है वो बेसिक कंडीशन, वो हम लोग देखते हैं। इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब वो प्रीवियस ईयर में अगर 182 या उससे ज़्यादा दिन रह जा रहा है तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। चलिए, अब आप लोग हमको बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। हमें तो पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन तब भी हम एक बार बोल देते हैं। अभी हम लोगों का 22, 23 चल रहा है। ये हो गया हम लोगों का असेसमेंट ईयर। इससे पहले वाला जो ईयर है, प्रीवियस ईयर जो है 21, 22, इसको हम लोग बोलेंगे प्रीवियस ईयर। मतलब अभी जो शॉर्ट में बोला, अभी जो ईयर चल रहा था वो अगर आपका 1 अप्रैल से के बाद अगर है तो उससे पहले वाला जो ईयर है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में 182 या उससे ज़्यादा दिन रह जा रहा है तो वो इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा। और अगर वो 182 या उससे ज़्यादा दिन नहीं रहा है प्रीवियस ईयर में, तो फिर उसको, अगर वो प्रीवियस ईयर में सिर्फ 60 दिन रहा है और प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में, मतलब पिछले साल में उसको 60 दिन रहना पड़ेगा और पिछले साल के
पहले का 4 साल में वो अगर 365 डेज है, यहाँ पर आप देखते होंगे 365 और मोर डेज ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के ठीक 4 साल पहले में अगर वो 365 दिन रहा है और प्रीवियस ईयर में अगर वो 60 दिन रहा है, तब भी वो रेसिडेंट बन जाएगा। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं। रेसिडेंट बनने के लिए या तो आपको प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना पड़ेगा, या फिर आप अगर आप प्रीवियस ईयर में 60 डेज हैं और उसके पिछले 4 साल में अगर आप 365 दिन रह जा रहे हैं तो आप रेसिडेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट, इफ एन इंडिविजुअल डजंट कंप्लाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन मेंशन्ड अबव, ही शैल बी कंसिडर्ड टू बी नॉन रेसिडेंट। मतलब हम जो आपको दोनों कंडीशन बोले हैं 182 डेज या फिर 60 डेज और 365 डेज इन 4 years, इस दोनों में से अगर वो कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट मान लिया जाएगा, उसमें कुछ नहीं। लेकिन तब भी वो 60 डेज वाला जो हम नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन में बोले थे उसका कुछ एक्सेप्शन है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक्सेप्शन टू बी, बीच में हम इंटरप्ट करके आप लोगों को बोल दें, आपको लगेगा कि यहाँ पर हम नोट डाउन क्यों कर लिए, इसलिए हम कर लिए क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम नोट डाउन करते करते आप लोगों को समझा रहे थे, तो काफ़ी सारा कमेंट आया था, रेस्टोरेंट लोग हमको बताए थे कि सर आप एक काम कीजिए, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोगों को समझा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम लोगों का टाइम भी बचेगा और हम लोग एक ही बार पूरा नोट डाउन वाला रहेगा तो समझ में आएगा। इसीलिए हम पहले इसमें क्या किए हैं, पहले सारा नोट डाउन कर लिए हैं, फिर हम आप लोगों को समझा रहे हैं ताकि आपको भी समझने में इजी रहेगा और हम भी थोड़ा स्पीड से समझा पाएंगे। एक्सेप्शन टू 60 डेज इन सेकेंड बेसिक कंडीशंस। इन द फॉलोइंग केसेस 60 डेज एज मेंशन्ड इन द above as mentioned in the second basic conditions will be replaced by 182 days। मतलब कभी कुछ ऐसा केस है जहाँ पर 60 डेज वाला जो ऑप्शन है ना, वहाँ पर हम लोग 182 डेज कर देंगे। मतलब इन शॉर्ट बोले तो वहाँ पर सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ पहला वाला ही कंडीशन अप्लाई होगा। वो आपको प्रीवियस ईयर में 182 डेज ही रहना पड़ेगा। वो कौन कौन से कंडीशन है? इफ़ और व्हेन द इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज अ मेंबर ऑफ क्रू स्टाफ ऑफ एन इंडियन शिप। मीन्स अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, या फिर वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, उसके पर्पस के लिए अगर वो इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उसको 182 डेज रहना पड़ेगा। या फिर एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who being outside India comes to visit to India during the relevant previous year। मतलब अगर कोई इंडियन सिटीज़न है या कोई पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन्स मतलब वो या उसका पेरेंट्स या उसका ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडिया में 1947 के बाद अगर इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो उनको इंडियन ओरिजिन बोला जाता है। वो अगर इंडिया में फर्स्ट टाइम वो विजिट करने के लिए वो आ रहा है, विजिट करने के लिए फर्स्ट टाइम नहीं भी, अगर वो विजिट करने के लिए आ रहे हैं तो उनको 182 डेज रहना पड़ेगा, तब जा कर के वो हम लोगों का इंडिया का रेसिडेंट वो माने जाएंगे, नहीं तो नहीं। मतलब उन लोगों के लिए 60 डेज अप्लीकेबल नहीं है, 182 डेज ही अप्लीकेबल है। मतलब उन लोगों के लिए सेकेंड बेसिक कंडीशन तो काम कर रहा ही नहीं। However, such person having total income other than the income from foreign sources exceeds rupees 15 lakh during the previous year will be treated as resident in India if he has been in India during the 4 immediately preceding previous year for a total period of 365 days or more and has been in India for at least 120 days in a previous year। और अगर कोई भी इंडिविजुअल जिसका इनकम इंडियन सोर्स से, मतलब फॉरेन सोर्स को छोड़ के, फॉरेन सोर्स को छोड़ के मतलब इंडियन सोर्स ही होगा, इंडियन सोर्स से उसका जो इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा है और इसके साथ साथ वो प्रीवियस ईयर में कम से कम 120 दिन रहा है और उसके पहले
4 साल में वो 365 दिन का भी फुलफिल कर रहा है तो वो रेसिडेंट मान लिया जाएगा। कब? जब 15 लाख से ज़्यादा उसका रहेगा। तो अगर 15 लाख से ज़्यादा नहीं है तो उसको भाई 182 डेज ही रहना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ हम ऊपर में कुछ वर्ड्स यूज़ किए थे, उसका डेफिनेशन दे देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में ईजी रहेगा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज़ अ पर्सन हु हिमसेल्फ और एनी ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स बोथ मैटरनल और पैटर्नल was born in undivided India before 15th of August 1947। तो हम आप लोगों को तब उसके बाद बोल दिए, तो उससे पहले होना चाहिए था कि अगर कोई भी पर्सन खुद या उनके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे वो मैटरनल हो या पैटर्नल हो, वो लोग अगर इंडिया, हम लोगों का इंडिया का 1947 में डिवाइड हुआ था 15 ऑफ अगस्त में तो 15 ऑफ अगस्त से पहले अगर उन लोगों का इंडिया में बॉर्न हुआ है तो वो ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 15 ऑफ अगस्त 1947 से पहले उनका या उनके मैटरनल या पैटर्नल, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का अगर बॉर्न हुआ है तो उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन सिटीजन मीन्स एनी इंडिविजुअल हु हैज़ ऑब्टेन्ड इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजन किनको बोला जाएगा? जो इंडियन सिटीजनशिप ऑब्टेंड किए हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप बोलिया जाएगा। इजी है। एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ओन बिजनेस या प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट मतलब वही या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है या फिर अपना खुद का प्रोफेशन भी हो सकता है। रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर एवरी ईयर सेपरेटली। ऐसा नहीं आप एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर लिए तो आप एवरी ईयर हमेशा के लिए इंडिया के रेसिडेंट मान लिए गए, नहीं। आपका एवरी ईयर ही कैलकुलेट किया जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करने के लिए कि आप एवरी ईयर के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। देयर इज़ नो कंडीशन दैट एन इंडिविजुअल शुड स्टे रेगुलरली एट वन प्लेस इन इंडिया। अब ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया में एक ही जगह पर रहना है, इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं आप। अगर आप सपोज़ 10 दिन रह रहे हैं दिल्ली में, फिर 20 दिन रह रहे हैं गुजरात में, फिर 5 दिन रह रहे हैं मधुबनी में, तो हर जगह का ही काउंट हो जाएगा इंडिया। द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स स्टे इन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में रहने का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ रह सकते हैं आप इंडिया के लैंड पर भी रह सकते हैं, इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स पर भी रह सकते हैं। दैट इज़ 12 natural miles into the sea from the Indian coastlines. Even they stay in a ship or boat moored in the territorial waters of Indian would be sufficient to make the individual resident in India. Means आप चाहे बोट पर हैं इंडिया का बाउंड्री का या फिर आप शिप पर हैं, 12 नेचुरल माइल्स के अंदर अगर हैं तो आप इंडिया के ही रेसिडेंट में काउंट हो जाएंगे, मतलब आप इंडिया में स्टे कर रहे हैं। पीरियड फॉर 24 आवर्स इज टेकन टू बी 1 डे। तो हम लोगों को पता ही है आपको 24 घंटा रहना पड़ेगा तब जा करके एक दिन काउंट होगा। इफ द एक्जैक्ट टाइम इज ऑफ अराइवल इज नॉट नोन देन डे ऑफ अराइवल शैल बी टेकन एज कंप्लीट डे। अगर पूरा एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है हम लोगों को तो जब निकला तभी से हम लोग एक दिन काउंट कर लेंगे। सिमिलरली इफ द टाइम ऑफ डिपार्चर इज नॉट नोन इट शैल ऑल्सो बी टेकन एज कंप्लीट डे। सेम अगर हम लोग डिपार्चर के नहीं है तो उसका भी हम लोग एक दिन काउंट कर लेंगे। द रेसिडेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर इनकम टैक्स पर्पस हैज़ नथिंग टू डू इफ with the citizenship. The resident of an individual for the income tax purpose has nothing to do with the citizenship. मतलब उसका रेसिडेंट जो है उसका सिटीजनशिप के साथ कोई इनकम टैक्स पर्पस के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है, दोनों सेपरेट है। इन केस ऑफ लीप ईयर्स 2004, 8, 12, 16, 20, 2020 देयर विल बी
29 डेज ठीक है, ये तो हम लोगों को पता ही है कि लीप ईयर में फरवरी जो है 29 डेज़ का हो जाता है, तो वहाँ पर हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस जो है काउंट करने के लिए फरवरी मंथ में 29 डेज़ काउंट करने वाले हैं। ये तो हम लोगों का ऐसे ही हो गया। अब हम लोग मेन जो हम लोग काउंट कैसे काउंट करेंगे वो हम लोग अभी देखने वाले हैं कि कोई भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस में डे कैसे काउंट करते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे, और कैसे उसको रेसिडेंस कैसे नॉन रेसिडेंस मान हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग अभी देखेंगे। इंडिविजुअल का हम लोग देखेंगे, एक हम अच्छा सा चार्ट बनाए हुए हैं, आपको ध्यान से देखना है, समझ में आएगा। सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन, क्या वो जो इंडिविजुअल है वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो रेसिडेंस हो गया। अब बात ही आगे नहीं बढ़ाना है। नहीं कर रहा है तो वही एक्सेप्शन देखना है हम लोगों को कि चेक वेदर द फॉलोइंग इन एक्सेप्शन, अगर वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं एक्सेप्शन में फॉल पहले कर रहा है तो क्या वो इंडियन सिटीजन है, लिविंग इंडिया, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, क्या ये बात है? तो फिर हम लोग उसको देखेंगे कि चेक 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 और मोर इन 4 प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, 60 days is replaced by 182. in another words just check first basic condition। बस अगर वो इंडियन सिटीजन है, वो क्रू मेंबर के लिए जा रहा है तो बस फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल करना है, चेक करना हो गया। अगर वो नहीं बेसिक पहला एक्सेप्शन नहीं कर रहा है तो चेक सेकंड बेसिक कंडीशन, क्या है वो 60 डेज प्लस 365 डेज, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो रेसिडेंट हो गया, नहीं कर रहा तो नहीं रेसिडेंट हुआ, नॉट रेसिडेंट हो गया। और इसका और एक एक्सेप्शन था 15 लाख वाला, वो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बीइंग आउटसाइड इंडिया है और इंडिया विजिट के लिए वो आ रहा है और उसका इनकम जो है वो इंडियन सोर्स से 15 लाख से ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में उसका 120 डेज देखने वाले हैं और उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में हम लोग 365 डेज देखने वाले हैं। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो रेसिडेंस है, नहीं हो रहा है तो नॉट रेसिडेंट है। अगर नहीं हो रहा है रेसिडेंट तो वही बात है, फिर से 182 डेज देखेंगे और प्रीवियस 4 ईयर्स में 365 डेज देखने वाले हैं। मतलब वही फर्स्ट कंडीशन बस फुलफिल करना है, अगर कर रहा है तो रेसिडेंट है, नहीं कर रहा है तो नहीं रेसिडेंट है, नॉट रेसिडेंट है। अब हम लोगों को देखना है कि डिम रेसिडेंट किसको हम लोग बोलते हैं, जो कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1M होता है। मतलब डिम रेसिडेंट मतलब होता है कि रेसिडेंट मानो या मानो रेसिडेंट वो है ही, उसको रेसिडेंट मान लेना है। किस किस को डिम रेसिडेंट हम लोग मानते हैं, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स अदर देन जो आपका फॉरेन सोर्स है वो 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, नॉट लायबल टू पे टैक्स एनीवेयर एल्स, दूसरी जगह वो टैक्स पे करने का लायबल नहीं होना चाहिए, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में फॉल नहीं करना चाहिए, अभी जो हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग उसको डिम रेसिडेंट बोल देंगे और तब हम लोग उसको डायरेक्टली रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेंगे। अगर इतना सारा फुलफिल कर रहा है तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, फिर उसको 15 लाख से ज़्यादा उसका इनकम होना चाहिए, फिर कहीं भी दूसरी जगह टैक्स पे करने का नहीं होना चाहिए, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में नहीं होना चाहिए, फिर डिम रेसिडेंट उसको मान करके हम लोग रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में हम लोग उसको मान लेंगे। हम लोग प्रीवियस पेज में देखे थे कि लायबल टू पे टैक्स एक वर्ड हम लोगों को आ गया था, तो हम लोग सबसे पहले उसका मीनिंग देखेंगे कि लायबल टू पे टैक्स का मीनिंग क्या होता है। लायबल टू टैक्स in relation to a person or and with reference to a country means that there is an income tax liability on such a person under the law of that country for the time being in force। मतलब उस इंसान के ऊपर उस कंट्री में, जिस कंट्री में वो रह रहा है उस या फिर वो मतलब जिस कोई भी एक कंट्री में
एक पार्टिकुलर इंसान के ऊपर इतना रुपया का टैक्स पे करने का एक बर्डन उसके ऊपर दे दिया गया है, उसी को हम लोग बोलेंगे लायबल टू टैक्स। इट ऑल्सो इंक्लूड अ पर्सन हु हैज सब्सिक्वेंटली बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच लायबिलिटी अंडर द लॉ ऑफ दैट कंट्री। और कहीं कहीं पर उस इंसान के ऊपर हम लोग एग्जेम्प्ट भी कर दिया जाता है कि आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, एन इंडिविजुअल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू। अब देखिए हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं कि इंडिविजुअल जो है उसको हम लोग रेसिडेंट, अभी हम लोग देखें रेसिडेंट। अब रेसिडेंट के बाद वाला स्टेप होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो हम लोग जो कि हम लोग सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, इफ he satisfy one of the basic conditions and both the additional conditions, then we can be say that he is the resident and ordinarily resident. And if he doesn't satisfy any one of the below two conditions, any one, then he can be said that he is resident but not ordinarily resident. In simply we can say that we have to fulfill all these conditions if we want to get resident and ordinarily resident. A not ordinarily resident person is one who satisfy any one of the conditions specified under section 6 subsection 6. मतलब आपको सारा ही कंडीशन फुलफिल करना होगा ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनने के लिए, जो कि बहुत ही क्रूशियल रेसिडेंट माना जाता है कि आपको जो भी बेनिफिट है सब कुछ मिलेगा आपको, उसके लिए आपको ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनना पड़ेगा। नंबर 1, ही हैज़ बीन नॉन रेसिडेंट इन इंडियन फॉर एट लीस्ट 9 years आउट ऑफ 10 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर्स। मतलब प्रीवियस ईयर के जस्ट प्रीसीडिंग 10 ईयर में आपको 9 years रेसिडेंट बनना पड़ेगा। ही हैज़ बीन अ नॉन रेसिडेंट इन इंडियन, he has been a non-resident in Indian। अगर वो इन सभी में से कुछ भी वो कर रहा है तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। अगर वो 10 साल में से 9 साल तक अगर वो नॉन रेसिडेंट रहा है तो, या फिर he has been in India for 729 days or less in 7 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर से पिछला 7 साल में 729 या फिर उससे कम दिन रहा है तो भी वो नॉन रेसिडेंट मान लिया जाएगा। एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हुज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड्स ₹15 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड who has been इंडियन फॉर पीरियड ऑफ 120 days और मोर बट लेस दैन 182 days। मतलब अगर इंडियन सिटीज़न है और इंडियन फ्रॉम ऑरिजिन है और उसका जो इनकम है वो 15 लाख या उससे ज़्यादा है, लेकिन वो इंडिया में 182 days या उससे ज़्यादा तो रहा है लेकिन 182 days से कम रहा है। 120 days से तो ज़्यादा रहा है लेकिन 182 days से कम रहा है, तो भी वो मान लिया जाएगा कि चलो वो नॉन रेसिडेंट है। मतलब रेसिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। एन इंडियन सिटीजन हु इज़ डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन ए। अब ये भी हम लोग देख लेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग तब से बात कर रहे हैं कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो क्रू मेंबर के लिए अपना इंडियन शिप को लेकर के जा रहा है, तो फिर उन लोगों को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपका 182 days ही रहना पड़ेगा, तो उसका डे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। उसका डे कैलकुलेट करने के लिए बस ये टेबल देखना है और हो जाएगा हम लोगों को। टेबल ये है कि हम लोग
पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड, ये वाला ये जितना पीरियड है उसको एक्सक्लूड कर देना है, बाकी जो दिन बच जाएगा उसको हम लोग ऐसा मानेंगे कि वो इंडिया में ही रह रहा था। पीरियड commencing from means the period commencing from the date entered into the continuous discharge सर्टिफिकेट मीन्स जिस डेट को उसको यहाँ से जाने का सर्टिफिकेट में जिस डेट को यहाँ से निकलने का परमिशन मिला था वहाँ से उसको हम लोगों को काउंट कर लेना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ शिप बाय द सेड इंडिविजुअल फॉर एलिजिबल योवेज, मतलब उसको यहाँ से निकलने का जिस डेट को उस सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ वहाँ से काउंट करके पीरियड एंडिंग ऑन द डेट इंटर्ड इनटू द कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और जब तक उस सर्टिफिकेट में जिस डेट तक का डेट लिखा हुआ है कि हाँ इतना दिन तक आपको उस शिप पर रहना है उसको कैलकुलेट कर लेना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम द शिप इन रिस्पेक्ट ऑफ सच योवेज, और वहाँ से लेकर के यहाँ तक जिस दिन तक हम लोग उस सर्टिफिकेट में उसको उस शिप पर काम करने का क्रू मेंबर बनने का जो परमिशन मिला हुआ है उतना दिन तक हम लोग क्या करेंगे, इंडिया का जो रेसिडेंस है उससे उसको हटा देंगे, बाकी जितना सारा दिन बचा रहेगा उसको हम लोग इंडिया का रेसिडेंट उसको मान लेंगे हम लोग। चलिए हम लोग अब देखेंगे। चलिए पिछले वीडियो में तो हम लोग देख लिए थे कि अभी तक हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के बारे में देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ का हम लोग कैसे पता करेंगे। नॉर्मल से इसका है, इस सब में उतना टाइम नहीं लगेगा हम लोगों को। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि कैसे हम लोग एचयूएफ को कैसे हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग कैसे निकालें। If the control and management of the affairs is wholly or partially situated in India during a relevant previous year, अगर previous year में control और management wholly हो या partly इंडिया में situated था और उसका control और management जो है इंडिया में से ही हो रहा है तो हम लोग उसको residence मान लेंगे। Control and management is situated at that place where the decision relating to the affairs of the HUF is taken, that is where the head and the brain of the business is situated, मतलब उसका डिसीजन वगैरह कहाँ से ले रहे हैं वो भी हम लोग को देखना पड़ता है। फिर मेन जो है हेड जो है वो कहाँ है ये भी हम लोग को उसमें देखना पड़ता है। द प्लेस ऑफ कंट्रोल में बी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल प्लेस ऑफ रनिंग बाय द बिजनेस एंड समटाइम इवन द रजिस्टर्ड ऑफिस। ये सब उतना देखने का ज़रूरत नहीं है, बस मेन इसका हम लोग एक ही मेन था कि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से है वो हम लोग इसमें देखते हैं। दिस इज़ बिकॉज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मे नॉट ऑलवेज डन फ्रॉम द वन प्लेस, ठीक है इतना नहीं है। होली आउटसाइड इंडिया नॉट रेसिडेंट, अगर वो होली आउटसाइड इंडिया है तो हम लोग उसको डायरेक्ट एक ही बार में बोल देंगे कि भैया वो नॉट रेसिडेंट है, कहानी ख़त्म। यहाँ पर देखिए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो हम लोग रेसिडेंट बोल दिए कि कंट्रोल मैनेजमेंट है, तो अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है तो कर्ता शुड बी द रेसिडेंट एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर्स, एंड अब 10 साल में आपको 2 साल रहना पड़ेगा, एंड शुड बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days इन 7 years। 7 साल में कम से कम आपको 730 दिन रहना ही पड़ेगा, तब जा करके आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकते हैं। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया, इफ द अबव अगर ऊपर वाला मेंशन नहीं होगा तो हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। चलिए कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग कैसे पता करते हैं। बोल रहा कंपनी इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इफ ही इज़ एन इंडियन कंपनी, अगर वो इंडियन कंपनी है तो ठीक है वो इंडिया का रेसिडेंट है। एंड इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट मीन्स पोएम याद रखिएगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इन इंडिया, मतलब उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट का जो प्लेस है वो इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है, वो इंडियन कंपनी है तो जस्ट वो इंडियन तो वो इंडिया का रेसिडेंट हो जाएगा उसको वो कंपनी। चलिए कोई फर्म का या एसोसिएशन का जो इंक्लूडिंग LLP वगैरह सब कुछ हो जाएगा, उसका हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे पता करेंगे। इफ़
a firm or an AOP would be resident in India if he control and management of its affairs is situated wholly or part। वही कंट्रोल और मैनेजमेंट वाला बात हम लोग अभी अचीव का जो किए हैं, उसका अगर इंडिया में है तो मान लिया जाएगा, अगर नहीं है इंडिया में, इंडिया के बाहर है तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। और लोकल अथॉरिटी वगैरह जुडिशियल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों का भी सेम है, प्लेस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। चलिए ये वाला तो हम लोग देख लिए हैं। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों का इंडिविजुअल वाला था, उसको गौर से देखना है और रुक रुक के देखना है। आप लोग हमको बोलते रहते हैं कि सर इसका कैसे होगा, हम लोग आप जस्ट वीडियो स्पीड में बना लेते हैं लेकिन आप नोट डाउन करने का टाइम नहीं देते हैं। तो आपको इस बार नोट डाउन करने के लिए हम स्पेशली हम सोच के रखे हैं कि आपको एक एक करके पेज देते रहेंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से लिखिएगा, क्योंकि हम भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग के लिए ही बना रहे हैं। और आप लोग अगर नोट डाउन ही नहीं कर पाएंगे तो फिर बना करके फ़ायदा क्या होगा। तो चलिए हम आप लोगों से हमको बात भी बहुत सारा कुछ करना है, तो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसका पहले ले लीजिए आप लोग, अब इसका ले लीजिए। चलिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही हम लोग एक एक करके सारा चैप्टर का अपलोड करेंगे। बस सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।